राजीव झा हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। जब आप मुझे आवाज़ दीजिएगा तब आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके कदम से कदम मिला के चलेगा। साधारण से परिवार से आने के बावजूद बिना कोई बैक सपोर्ट के अपनी मेहनत, अपनी लगन, लोगों के दुआ, लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मनोज झा मेरे बारे में पार्टी को गलत फीडबैक देते थे और मनोज झा जिस स्टाइल में पॉलिटिक्स किए हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स है। लोग अयोध्या को जानते हैं, वैष्णो देवी मंदिर लोग जानते हैं, उसी तरीके से मधुबनी में भी लोग जाने इन सब चीज़ों को। अजमेर शरीफ को लोग जानते हैं, तो उसी तरीके से मेरा है कि मधुबनी में भी जो जगह है उसको लोग टूरिज्म के इससे नज़र से जाने। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे विद्यापति की अपना एक ये रहा है, वो मधुबनी के नाम से यूनिवर्सिटी खुले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरेलाल पॉडकास्ट और मैं अमित। मधुबनी एक ऐसा जिला जो मिथिला के संस्कृति, कला, परंपरा और वहाँ का जो टैलेंट है उसका पहचान है। लेकिन क्या मधुबनी को जो विकास, जो पहचान मिलना चाहिए अभी तक मिला है? तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक सफल कारोबारी हैं, अभी हैं, एक उद्यम को जो है सो सफलतापूर्वक जो है रन कर रहे हैं। साथ ही राजद जैसे मुख्य धारा की एक पार्टी से जुड़े रहे हैं, उसके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड के सह प्रभारी, झारखंड जैसे राज्य के सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभाए हैं। इसके अलावा जो है वो सामाजिक सरोकार से जुड़े चीज़ों के लिए भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चाहे वो लोगों को कानूनी मदद पहुंचाना हो या किसी को इलाज कराने में उनको मदद करना हो, या सामाजिक मुद्दे जो मुद्दे हैं, क्षेत्र के समाज के मुद्दे, उन मुद्दों पर व्यवहार राय रखने की बात हो, वो खुल के अपनी बात रखते हैं। तो हमारे साथ आज हैं राजीव कुमार झा जी, जो कि मधुबनी ज़िले से आते हैं और वो इस बार मधुबनी ज़िले से जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का जो इतना सफल उद्यमी या कारोबार के क्षेत्र में अपना झंडे गाड़ रहा है, उनसे जानेंगे कि उनको राजद क्यों छोड़ना पड़ा। उनसे जानेंगे कि अगर आपको मधुबनी की जनता जिताती है, अगर जिला परिषद के सदस्य के रूप में, तो आप उनके लिए क्या करेंगे। तो इन तमाम सवालों पर बेलाग लपेट बातचीत होगी। तो स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान राजीव कुमार झा जी का। स्वागत है सर हमारे इस खास शो में। नमस्कार, थैंक यू। हम अभी राजनीति की बात नहीं करेंगे, आपका जो है सो ये पार्टी कैसे छोड़े, ये इस पर बात नहीं। सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई है। राजीव कुमार झा की कहानी क्या है? देखिए, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर, बिजनेस दोनों साथ साथ चला है। 2003-04 में हमारे फादर रिटायरमेंट किए। उसके बाद आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के कारण फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने जॉब किया और जब मैं अपना लाइफ का स्टडी करता हूँ, एंडिंग संतुष्ट नहीं हूँ लेकिन रनिंग संतुष्ट हूँ। कहने का मतलब कि जब मैं जॉब में था, जो मेरी ख्वाहिश रही वो मैंने अपने मेहनत, अपने लगन से पूरा किया। उदाहरण के तौर पे 2005-06 में जब मैं दिल्ली गया, उस समय में बीपीओ सेक्टर में जॉब करना लोग उसे एक अलग नज़रिया से देखा करते थे, क्या बीपीओ सेक्टर में जॉब कर रहे। मैंने उसमें भी जॉब किया और फिर उसके बाद लोगों से सुनते थे कि एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। मैंने कहा कि नहीं, एमएनसी कंपनी में जॉब करना है। मैंने उसमें भी जॉब किया। हिंदुस्तान का एक प्रसिद्ध फाइनेंशियल कंपनी में भी मैंने जॉब किया। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अपने कैरियर में, अपने जॉब से, जैसा कि मैंने कहा कि एंडिंग संतुष्ट नहीं लेकिन रनिंग संतुष्ट। एंडिंग संतुष्ट कहने इसलिए मैंने संतुष्ट हूँ, कहने का मतलब अभी बहुत सारा कार्य करना है, लेकिन अभी तक जितना मैंने किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
और मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि एक साधारण सा परिवार से आने के बावजूद बिना कोई बैक सपोर्ट के अपनी मेहनत, अपनी लगन, लोगों के दुआ, लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब जो है सो नौकरी जो परंपरागत रूप से आसान माना जाता है, कहीं नौकरी करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, घर चलाएंगे, रहेंगे, उसको चूंकि रोजगार जो मतलब कि ये है कारोबार के क्षेत्र में आने का फैसला क्यों लिया? कैसे, क्या प्रेरित किया आपको जो कारोबार के क्षेत्र में आना? देखिए, राजनीति मैं अपने छात्र जीवन से कर रहा था और जब बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने जॉब में आया, तो मैं जो अपने क्षेत्र का जो समस्या देखता था, लोगों की जो परेशानी देखता था, मुझे ऐसा लगा, और ये सच है, लगा नहीं, जॉब करते हुए मैं अपने समाज, अपने लोग का मैं सेवा नहीं कर सकता था। कारोबार करते के दौरान ऐसा कौन सा मुश्किलों का सामना किया जो कि आपको जो है सो सीख दिया कि नहीं, हमको इस क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, कारोबार में जो सबसे मुश्किल हुई, वो मुश्किल आज भी है, वो मुश्किल अभी तक पूरा हुआ नहीं है। जब मैं शुरुआत किया, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट साथी की मुझे तलाश थी मेरे कारोबार में, खास करके अभी जो मेरी कारोबार चल रहा है उसमें। वो ईमानदार, वो ऑनेस्ट साथी अभी तक मुझे नहीं मिला है जिसमें कि मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं। लेकिन मैं अपने मेहनत, अपने लगन से कार्य कर रहा हूं और इसे और आगे करते रहूंगा। आरजेडी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप रहे हैं, झारखंड के सह प्रभारी रहे हैं, तो इस तरीके से अब राजनीति में आने के जो है सो क्यों आपने महसूस किया कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, युवा राजद के मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड का सह प्रभारी नहीं, झारखंड का प्रभारी रहा मैं। झारखंड का मैं प्रभारी था युवा राजद का। और राजनीति में आने का, जैसा कि मैंने आपसे कहा, राजनीति में आने का मेन उद्देश्य यही था। अब आपको किसी का कार्य करना है, अब मैं किसी पदाधिकारी को या किसी को फोन करके बोलूंगा कि मैं राजीव झा बोल रहा हूं, इसका काम कर दीजिए, तो आप समझ सकते कि आज के दौर में कोई आपकी बातें सुनता नहीं है। लेकिन जब आपके पास मजबूती हो और तब आप उससे बात कीजिए तो आपकी बातें सुनी जाती है। और मैं जब भी किसी का पैरवी करता हूँ, पूरी मजबूती से करता हूँ। और मुझे लगा कि बिना राजनीति में आए हुए मैं लोगों का सेवा नहीं कर सकता हूँ। यही कारण था राजनीति में आने का। आपने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा है कि संसद में राज्यसभा सांसद मनोज झा का जो व्यवहार है, इससे आपको जो है आपत्ति थी या उससे आप दुखी थे, और इस ऐसा परिस्थिति बना कि आपको आरजेडी छोड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा, और क्या परिस्थितियां थी मनोज झा के व्यवहार के अलावा जो आप आरजेडी छोड़ने का फैसला लिया? देखिए, मैंने कहा कि मनोज झा जब राजद ज्वाइन किए, उससे पहले पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। हम लोगों ने जमीन पे कार्य किया, हम लोगों ने मेहनत किया। बात रही मनोज झा का, मनोज झा मेरे बारे में पार्टी को गलत फीडबैक देते थे। आज मनोज झा का गलत फीडबैक नहीं रहता तो मैं आज के दौर में, आज के डेट में मैं विधायक रहता। अच्छा। लेकिन मनोज झा का जो करना था वो किए। मुझे ईश्वर पे विश्वास है, किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। और मनोज झा जिस स्टाइल में पॉलिटिक्स किए हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स है। राजीव झा चापलूसी करके पॉलिटिक्स नहीं करता है, मेहनत लगन से पॉलिटिक्स करता है। मनोज झा एक स्टेप अगर मुझे रोके हैं और उनके वजह से अगर एक स्टेप में पीछे गया हूं तो मैं अपने मेहनत लगन से 10 कदम आगे आऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मनोज झा हर समय, वो तो मैं युवा राजद के राष्ट्र प्रवक्ता बनूं ये भी नहीं चाहते थे। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ पर भी विरोध किया था मेरे बारे में। लेकिन तत्कालीन युवा राजद के राष्ट्र अध्यक्ष माननीय बुलो मंडल जी ने देखा और कहा कि नहीं, ये काम करने वाला लड़का है। उन्होंने मुझे राष्ट्र प्रवक्ता बनाया। उससे पहले मैं आलोक मेहता जी के भी टीम में मैं था। तो यही बात रही कि राजद छोड़ने का
तो मुझे ऐसा लगा कि अब हम जैसे लोगों का राजद में कोई जगह रहना ठीक नहीं है, जरूरत नहीं है। तो हम लोग समय रहते हैं। तो कभी आपको लगा कि राजद छोड़ के जो है सो फैसला जोखिम भरा फैसला था, गलत कर लिए, या सैद्धांतिक रूप से आपको लगता है कि आपने जो किया है सही किया है? देखिए, मैंने अपने लाइफ में हमेशा जोखिम भरा फैसला ही लिया है। बात रही राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने का, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लालू यादव जी की जो दौर थी और तेजस्वी यादव जी की जो दौर है, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लालू यादव जी दिल का सुनते थे, तेजस्वी यादव जैसा कि मैंने कहा कि मनोज झा इस टाइप के लोगों का वो सुनते हैं। और हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं। मैं जब झारखंड का प्रभारी बना उस टाइम में राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक था। मुझे खुशी है कि जिस टाइम में मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा उस टाइम में राजद को 4 विधायक दे के छोड़ा मैंने, अपने मेहनत अपने लगन से। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो फैसला किया एकदम सही फैसला किया और मेरी गाड़ी निकल चुकी है, वो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। राजनीति से अलग आपका एक सामाजिक पहचान भी है। किसी को या कानूनी मदद करना हो या किसी को अस्पताल में अगर एडमिट करवाना है, उनका इलाज करवाना है, इस तरह की चीज़ों के लिए आप हमेशा तो ये चीज़ करने का आपके अंदर से भावना कैसे उत्पन्न हुआ कि हम लोगों को इस तरीके से मदद करें? देखिए, जब मैं अस्पताल जाता हूँ, जो परिस्थिति में देखता हूँ और वो परिस्थिति देख के कोई आदमी अगर फ़ोन कर दे कि हमें अस्पताल जाना है, तो हमारी रहती नहीं, सबसे पहले इसकी मदद करना चाहिए। क्योंकि किसी के बुरे वक्त में अगर आप साथ दे दे, वो सबसे बड़ा धर्म, वो सबसे बड़ा आपका आप कह सकते हैं कि कार्य होता है। तो मेरे पास जरूरी नहीं कि मेरे क्षेत्र मधुबनी से ही, बिहार के हर जगह से कॉल आते हैं और जिसका भी कॉल आया है, जहां तक मेरे से हो चुका है, मैं यथासंभव मैं सबका मदद जो भी है मैंने किया है। जी, आपके पास रोजाना कोई लोग समस्याएं लेके आते हैं, तो उन समस्याओं को सुनने पर ऐसा क्या लगता है कि लोगों की लड़ाई जो है व्यवस्था से है? ऐसा कोई सा पॉइंट ट्रिगर करता है आपको अलग अलग समस्याओं को देख के? देखिए, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। जैसे अभी के जो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, काफ़ी बदलाव आया है। हॉस्पिटल शो, उसके बाद आपके किसी पदाधिकारी के पास आप चले जाइए, कोई भी कार्य कीजिए, पहले जो परेशानियां थी तब में और अब में काफ़ी, अब क्या है कि जनता डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहा है पदाधिकारी से, समझे। बाकी आपने समस्या के बारे में कहा, समस्या अभी के दौर में अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी और भी इम्प्रूवमेंट होना है उसमें। क्योंकि वर्षों से जो कार्य ठप है उसको अचानक जादू की छड़ी से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन लोगों की जो मेहनत है, उन लोगों की जो लगन है, उससे काफ़ी बदलाव आ रहा है। आज के दौर में जब देश राजनीति के लोगों में निराशा है, अविश्वास है, ऐसे में आप जो है कैसे इस चीज़ को कीजिएगा कि एक अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि में क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जनप्रतिनिधि में ये है कि हमेशा उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। आज का पॉलिटिक्स जो मैं देखता हूँ वो दूसरे टाइप की पॉलिटिक्स है। लोगों को जब चुनाव आएगा तो उस टाइम में जनता से कनेक्ट हो जाएंगे, लोगों का फ़ोन नहीं उठाना, लोगों को इग्नोर करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अगर कोई अपना नेता मानता है, आपको कोई अपना लीडर मानता है, तो उसको ये उम्मीद रहती है, उसको ये विश्वास रहता है कि आप उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे। मेरी ये आग्रह होगा हर एक लीडर से, जो भी खास करके यूथ हो और जो भी हो, आप एटलीस्ट कोई आपके पास आता है, बड़ी उम्मीदें लेके आता है, उसकी उम्मीदों को निराश मत कीजिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास, या जनता के बीच रहना?
देखिए, आपने जो जो पॉइंट उठाया है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी पॉइंट को आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन जनता के बीच में रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आप कई बार कहते हैं कि मधुबनी को जैसा जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए अब तक नहीं मिला है, तो आप जो है सो क्या बदलाव लाएंगे? आप में क्या खास है? आप क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधि में? आप अपना छोड़िए, पहले जनप्रतिनिधि में आप क्या चाहते हैं जो मधुबनी के जनप्रतिनिधि में होना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मधुबनी में अभी तक वैसे जनप्रतिनिधि नहीं हुए हैं। अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि भी आए हैं। मैं ये नहीं कह दूं कि मैं आ जाऊंगा तो जादू की छड़ी है। काफी अच्छे लोग भी वहाँ पे सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। लेकिन हाँ, ये बात सबसे बड़ी कमी क्या है उन जनप्रतिनिधियों की? लेकिन हाँ, ये बात सच है, जिस रफ्तार में दूसरे शहर डेवलप किया उस रफ्तार में मधुबनी डेवलप नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका कारण वहाँ के जनप्रतिनिधियों का रहा है। बाकी आपने कहा मेरे बारे में कि आप क्या करेंगे। देखिए, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मेरे लोग ये जानते हैं, राजीव झा हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। जब आप मुझे आवाज़ दीजिएगा तब आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके कदम से कदम मिला के चलेगा आपके साथ। नहीं, एक जनता के रूप में अगर आपको जनता को मौका मिलता है कि एक जनप्रतिनिधि को इसमें से आपको क्या चाहिए, तो आप क्या सवाल पूछेंगे एक जनता के रूप में? देखिए, जनता के रूप में जनप्रतिनिधि से अगर सवाल पूछना हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि से यही पूछूंगा कि मधुबनी में अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है उस टाइप का, एक जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी तक क्यों नहीं किया गया है? ये मुख्य सवाल है जनप्रतिनिधि से। आप जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या आपका जो है इस पे काम कर रहे हैं? सांसद विधायक से इतर जिला परिषद की अलग जिम्मेदारी होती है, अलग भूमिका होती है, तो ऐसे में आप क्या सोचे हैं कि आप किस तरीके से जो इस चीज़ों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, मेरे जो जनता है वो जानते हैं मेरे बारे में। बाकी कि आपने कहा कि जिला पार्षद, मैं जब जिला पार्षद, मैं या मेरे समर्थित उम्मीदवार कोई भी अगर जिला पार्षद इस बार बनेंगे तो अभी तक जो भी बना है वो मधुबनी से बाहर नहीं निकला है। राजीव झा जब जिला पार्षद बनेंगे या मेरे समर्थित उम्मीदवार जिला पार्षद होगा तो मैं पूरे दावे और डंके के चोट पे कह सकता हूँ, जिला पार्षद का जो लिमिटेशन होता है जिला पार्षद का लिमिटेशन का बैरियर तोड़ के अगर पटना से भी अगर मुझे अपने क्षेत्र में ले जाना पड़े तो मैं पटना से भी संबंधित डिपार्टमेंट से लड़ के मैं ले जाऊंगा अपने क्षेत्र में, और इतनी मेरे में ताकत है। अगर जनता आपको या आपके प्रतिनिधि को जिला परिषद चुनाव में विजयी बनाती है तो अगले 100 दिन में 3 ऐसा कौन सा कार्य करना चाहेंगे? आपके प्राथमिकता सूची में 3 कार्य कौन सा होगा? सबसे पहले तो मैं सर्वे कराऊंगा अपने क्षेत्र में, जनताओं के बीच में, कि क्या वहां पे कमी है, उसको सबसे पहले मैं पूरा करूंगा। और उसके बाद आस्ते आस्ते कार्य करते हुए ये तय है कि हमारा क्षेत्र जो है वो माने मधुबनी नहीं बिहार में एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। कि मधुबनी के शहर से गांव तो बहुत सारी समस्या है, जैसे सड़क है, नाला है, पेयजल की समस्या है, मधुबनी में पानी सूख जाता है, तो समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो आपके प्राथमिकता में इसमें से पहला क्या होगा अगर आप या आपके प्रतिनिधि जीतते हैं? देखिए, सबसे पहला मेरे लाइफ में हमने अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर इम्पोर्टेंस दिया है तो शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, आपने सड़क की बात की। सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से गली गली सड़क पहुंच चुका है। फिर भी कुछ चीज जो लोकल लेवल में अगर छोटा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी करके हर घर तक हम सड़क को जोड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में जो स्कूल होगा उसके एजुकेशन मॉडल को चेंज करके एक कह सकते हैं कि उसको स्मार्ट एजुकेशन में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
और स्वास्थ्य हमारे क्षेत्र में जो भी होगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। कुछ जगह पे जरूरत पड़ी तो हम अस्पताल खोलने की कोशिश करेंगे, और कुछ जगह पे अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं। मैंने अभी भी मैं पिछले दिनों गया था, उस सिलसिले में मैंने सिविल सर्जन से बात किया है कि भाई वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल करवाइए। तो ये सारी जो सुविधा है उसको मैं, मेरा एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरा। कि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य में एक चीज जो है कि पेयजल है। अगर शुद्ध पेयजल मिलेगा तो स्वास्थ्य कम खराब होगा। पेयजल का समस्या गर्मी में बहुत ज़्यादा मधुबनी में बढ़ जाता है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट है, तो उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हो? देखिए, पेयजल में यही है, सरकार का जो नल जल योजना जो है, जो सरकार ने तो उसको लागू कर दिया, लेकिन जमीन ग्राउंड पे कुछ जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार की वजह से, लापरवाही की वजह से जो जनता के बीच में नहीं पहुंची है, वो मैं ऐसे जो भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे उस पे नकेल कस के सबसे पहले उसको प्यूरिफाइड जल जनता के एकदम घर तक, सब उसको आपने जो 100 दिन बोला है, 100 दिन में उसको मैं एकदम घर घर तक हम उसको चालू करवाएंगे। मधुबनी जो है सो सिर्फ एक जिला नहीं, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान का शहर आप बनाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में उसके लिए क्या खाका है? अगले 10 साल के लिए क्या प्लान है? क्या सोचे कि अगले 10 साल में कैसा मधुबनी आप देखना चाहते हैं? देखिए, मधुबनी एक मिथिला पेंटिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मधुबनी में बहुत ऐसे जगह है जो टूरिज्म का हब बन सकता है, उससे कि आपका रोजगार भी क्रिएट होगा। उदाहरण के तौर पे मधुबनी में आपके उच्चैठ भगवती स्थान है, एकादश रुद्र मंदिर है, बूढ़ी माई मंदिर है, कपिलेश्वर स्थान है, कई सारे मंदिर हैं जिस मंदिर को टूरिज्म में डेवलप करने के ये आज से नहीं कई वर्षों से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए नहीं जाना जाए। उच्चैठ भगवती स्थान जो है, उच्चैठ भगवती स्थान का एक अपना हिस्ट्री है, लोग उसको उस हिस्ट्री की वजह से लोग उसे जाने। आपका एकादश रुद्र मंदिर है तो लोग उसका अपना एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की वजह से जाने। कई सारे वहाँ पे मस्जिदें हैं, उस मस्जिदें की अपनी हिस्ट्री है। तो वहाँ पे जो भी मंदिर और मस्जिद है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उसका जो अपना जो ऐतिहासिक जो रहा है वो माने लोगों के बीच में जाए और उसको टूरिज्म के रूप में उसको डेवलप करके लोग वहाँ पे आए, लोग उसको देखे। उस तरीके से उससे क्या होगा कि वहाँ पे रोजगार भी क्रिएट होगा, लोग मधुबनी को जानेंगे भी। जैसे कि आपका राम मंदिर लोग अयोध्या को जानते हैं, वैष्णो देवी मंदिर लोग जानते, उसी तरीके से मधुबनी में भी लोग जाने इन सब चीजों को, अजमेर शरीफ को लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से मेरा है कि मधुबनी में भी जो जगह है उसको लोग टूरिज्म के इससे नजर से जाने। मैं चाहता हूं कि वहां पे विद्यापति की अपना एक ये रहा है, वो मधुबनी के नाम से यूनिवर्सिटी खुले। तो ये कुछ चीजें मैं जैसा कि मैंने कहा कि आज तक इस पे लोगों को ध्यान नहीं गया है, बट इसकी लड़ाई में लड़ते आया हूं और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मधुबनी की पहचान तो मिथिला पेंटिंग से है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मिथिला पेंटिंग को जो है रोजगार उद्योग से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्लान है? मैं मिथिला पेंटिंग को नहीं नकार रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मिथिला पेंटिंग बल्कि स्टार्टिंग मधुबनी पेंटिंग से थी। मिथिला पेंटिंग है, स्टार्टिंग अगर आप देखिए तो वो मधुबनी पेंटिंग से हुई है। तो मेरा कहने का मतलब मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग उसको मैं कहीं से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो डेवलप होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन साथ साथ मैंने जिन जिन मुद्दों को उठाया है, मुझे याद है सही से अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक मंदिर में गया अपने मित्र के साथ, वो मित्र मुझे उस मंदिर का बता रहा है कि पता है इस मंदिर का क्या हिस्ट्री है। मैंने बोला क्या हिस्ट्री है? तो अर्जुन जो है उससे कुछ उसका रिलेटेड कुछ था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अब बताइए मुझे, मैं वहां का रहने वाला, मुझे ये चीज नहीं पता है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है उसके साथ ही साथ आपके जो और वहां पे जो रिसोर्सेस है उसको आप डेवलप कीजिए। आप वहां पे इंडस्ट्रीज बैठाइए, इंडस्ट्रीज का अब है वहां पे। जो भी इंडस्ट्रीज बंद हुए, अभी सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ इंडस्ट्रीज को चालू भी कर रहे हैं, वो सारा चीज चालू होना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं इन चीजों पे मेरा फोकस रहेगा। नहीं, आप अभी भी बात कर रहे थे, पहले भी बात करते कि मधुबनी में रोजगार उद्योग धंधा स्थापित होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आर्थिक मॉडल है जो आपको लगता है कि
मधुबनी में सफल होगा और युवाओं का पलायन जो रोकने में कामयाब होगा। मैंने वही बताया, इंडस्ट्रीज का वहाँ पे जैसे कि सरकार उस पे कार्य कर रही है। जेके इंडस्ट्रीज अभी वहाँ पे बन रही है, एक एक्सपोर्ट चीनी मिल के भी खुलने की बात, चीनी मिल भी खुल रही है, ये सारा। लेकिन इतने से नहीं होगा, वहाँ पे और इंडस्ट्रीज की जरूरत है। वहाँ पे कई सारे एकड़ में जमीन फालतू के पड़े हुए हैं, उस जमीन पे सरकार इंडस्ट्रीज बैठाए। तो मैंने वही चीज आपको शुरू से ही मन बता रहा हूँ। और मेरा मधुबनी को इंडस्ट्रीज के साथ साथ मैं चाहता हूं कि टूरिज्म के रूप में लोग याद करें। जो मैंने आपको कुछ नामे मैंने गिनाए हैं, तो कोई अगर अयोध्या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है आपका कि मधुबनी भी जाना जाए। और मधुबनी में ऐसे कई सारे ऐतिहासिक मंदिर मस्जिदें हैं जिसको कि लोग डेवलप नहीं किए हैं, और आज के जनप्रतिनिधि किसी का उस पर फोकस नहीं गया है। पता नहीं क्यों नहीं गया है, क्यों उस तरफ। तो मतलब आपका फोकस है कि मधुबनी को देश के पर्यटन मानचित्र पर आप एग्जैक्टली आप एकदम अग्रणी करना चाहते, अग्रणी रूप से देखना चाहते। एकदम। अब एक और राजनीतिक सवाल छूट गया था हमसे कि आप जो बिहार सरकार के भी एक मंत्री हैं, बुलो मंडल, आप एक बार नाम भी लिए थे, उनके साथ आपके अच्छे संबंध माने जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपके अच्छे संबंध है। तो उनके व्यक्तित्व और उनके कार्य करने के शैली के आप पर कितना प्रभाव उसका पड़ा? देखिए, माननीय ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी मैच्योरिटी, उनकी पेशेंस, उनकी ईमानदारी, ये काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने का मौका मिलता है। और आपने कहा कि मैं काफ़ी उनका नज़दीक हूँ। देखिए, मैं तो उनका नज़दीक हूँ ही, साथ ही साथ बिहार का हर युवा उनका नज़दीक है। हर युवा बुलो मंडल को चाहता है बिहार का। सॉरी, जितने भी युवा हैं, युवाओं के दिलों में बुलो मंडल का एक अलग माने क्रेज है। बुलो मंडल के प्रति लोगों का अलग विश्वास है। रीजन ये है कि बुलो मंडल जो बोलता है वो करता है। बुलो मंडल का अपना एक उनका जो पॉलिटिकल जो कैरियर रहा है, वो कैरियर एकदम नीट एंड क्लीन का रहा है, काम करने का रहा है। तो बुलो मंडल का निश्चित तौर पे मैं नज़दीक हूँ ही, साथ साथ बिहार के पूरे जनता उनका नज़दीक है। और उनसे बहुत कुछ चूँकि मैं उनके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मैं बताया आपको, उनकी मैच्योरिटी, उनकी पेशेंस, ये सारी चीज़ें मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। मान लीजिए कि आप मधुबनी या आपके प्रतिनिधि मधुबनी जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं। अब 5 साल के बाद जब आप 5 साल का टर्म पूरा होगा और आप फिर से जनता के बीच जाएंगे, तो ऐसा कौन सा 5 काम उन्हें बताएंगे, कहें कि हमने जो वादा किया, आप कहेंगे कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया, ऐसा क्या कौन सा 5 काम ऐसा होगा जो आप पूरा करके पहुँचेंगे? देखिए, 5 साल बाद जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, वो 5 काम मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ की जनता जो है वो खुद हमारा प्रचार करेगा जा जाके। जो इन्होंने जो वादा किया था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के कार्य किया है। अगर मधुबनी में अगर मधुबनी की जनता आपसे पूछे कि राजीव कुमार को ही क्यों चुने, राजीव कुमार झा को ही क्यों चुने, तो 1 मिनट में आप क्या कहेंगे? 1 मिनट में आप अपने बारे में। देखिए, राजीव कुमार झा को इसलिए चुने कि लोग मेरे व्यवहार से वाकिफ हैं। मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं। कई ऐसे कार्य रहे हैं जो कि उम्मीदों से बढ़ के मैंने उस कार्य को जनता के लिए पूरा किया है। कई ऐसे चीजें रही है जो कई बार जनता काफी लोगों से जब हिम्मत हार जाती है तब मेरे पास आता है, और मैं उस कार्य को करके उनको दिया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और कोई मेरे दामन पे ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता है कि राजीव कुमार झा किसी का भी फोन ना उठाता हो या किसी को कार्य करने के लिए इधर उधर घुमाता हो
राजीव कुमार झा के ऊपर दलाली का आरोप नहीं है, मेरे दामन पे दाग नहीं है, नीट एंड क्लीन छवि। मैं जैसे कल कार्य कर रहा था, मुझे अगर जिम्मेदारी मिलेगी उससे और ज्यादा मेहनत करके जनता के बीच खड़ा उतरूंगा। अंत में कुछ छोटा छोटा सवाल है जो एक दो शब्द में जो है, आप राजनीति में आपके आदर्श नेता कौन है और क्यों? देखिए, मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी फॉलो करता हूँ। मैं जब खाली समय में रहता हूँ तो यूट्यूब पे कई सारे उनके स्पीच भी देखता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर जी का इसलिए रहा कि चंद्रशेखर जी फाइटर आदमी थे, एक साधारण से परिवार से आए और प्रधानमंत्री पद तक गए अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डिप्लोमेटिक कार्य क्षमता से। तो मुझे चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मधुबनी अपना आइडल मानता हूँ। मधुबनी की कोई एक समस्या जिसको देख आपको बहुत गुस्सा आता है? मधुबनी की समस्या जो बहुत गुस्सा आता है वो ये कि आज़ादी के 80 वर्ष होने के बाद भी आज मधुबनी अगर टूरिज्म के रूप में अगर डेवलप नहीं हुआ है और वहाँ के जो मैं देखता हूँ चीज़ें, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ देख के। एक ऐसा सपना जिसे हम मधुबनी के लिए हर हाल में पूरा करना चाहते हो? मधुबनी के लिए मैंने कहा है कि मेरा वहाँ पे एक मधुबनी में यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ मधुबनी को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप करना। अगर बिहार के मुख्यमंत्री आपसे कहें कि आप एक मांग मधुबनी के लिए रखिए, हम उसको पूरा करेंगे, तो कौन सा मांग होगा? मधुबनी को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप करना। आप किस रूप में ज़्यादा ये है, एक कारोबारी के रूप में राजीव कुमार झा की पहचान ज़्यादा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या राजनेता के रूप में? किस रूप में आप ज़्यादा कंफर्टेबल ये करते हैं, महसूस करते हैं? देखिए, कंफर्टेबल तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों का सेवा करता हूँ, लेकिन सेवा के साथ साथ बिजनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस करेंगे तभी लोगों का सेवा भी कर पाएंगे, अपना रोजी रोटी भी चलेगा। तो सबको बैलेंस करके चलता हूँ। बैलेंस कहने का मतलब कि जब बिजनेस जब मैं करता हूँ तो उसके लिए मैं अपना एक अलग समय देता हूँ, लोगों की मैं सेवा करता हूँ उसके लिए अलग समय देता हूँ, सबको बैलेंस करके चलता हूँ मैं। तो ये थे राजीव कुमार झा, जो मधुबनी से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समाज सेवी है, समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आरजेडी के नेता रहे हैं, लेकिन मनोज झा के वजह से उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला लिया। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेलाग लपेट अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने अपनी राय दी है और उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। आगे भी हम ऐसे ही किसी शख्स को लेके अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।